ओके, नाउ गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर प्लीज रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। Our question number first is this. These are the in-text question of our chapter electricity. Our first question is, what does an electric circuit means? इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है ये बताना है इसमें। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट? व्हाट विल बी द आंसर? आंसर में देखिए, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो कॉन्टिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ होगा, जैसे कि मैंने आपको अपने नोट्स में ही बताया था, व्हाइल टेकिंग द लाइव क्लासेस ऑफ क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की जो भी लाइव क्लासेस ली गई है, उसके अंदर यू कैन सी जो कॉन्टिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ होगा, और साथ में एक चीज और थी, उसमें कंडक्टिंग वायर से होना चाहिए। वो एक तो कंटिन्यूटी में होना चाहिए और दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी से चलेगी वायर, तो सीरीज में जोड़ेगी एक्सेप्ट वोल्टेज मीटर और हो जाएगी। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। ओके, यूजुअली इलेक्ट्रिक सर्किट कंडक्टिंग पार्ट का मतलब क्या है कि आपने जो भी जोड़ तो आप किसी चीज से करते हो तो वो कंटिन्यूअस और क्लोज तो हो जाएगा, बट कंडक्टिंग पाथ नहीं होगा। कंडक्टिंग पाथ कौन सा होता है? जिसमें करंट कैन फ्लो, चार्ज फ्लो कर सके। ठीक है, चार्ज से करंट होता है, यू नो वेल। तो आपने क्या करना है, कंडक्टिंग पाथ को इसमें अंडरलाइन कर सकते हो आप। कंडक्टिंग पाथ पर करेंगे, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ पर करेंगे। ये देखिए, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ करंट। व्हाट इज यूनिट ऑफ करंट नहीं है ये, इसको थोड़ा सा समझना। वैसे तो आपको पता है कि करंट के जो एसआई यूनिट होते हैं वो एम्पियर होते हैं। क्या होते हैं? एम्पियर। लेकिन वो कह रहा है कि करंट के जो भी यूनिट है आपने उसको डिफाइन करना है। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि एम्पियर होता है। इसमें एम्पियर को आप हाईलाइट नहीं कर सकते कि ये एम्पियर हमारा आंसर होगा। इसमें आंसर हमारा क्या होगा? देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एन एम्पियर। ये ऑप्शनल में है, इसका ज्यादा यूज नहीं है। इसको ज्यादा मतलब इस तरह से इसको मत लेना आंसर में। जो सही आंसर होगा वो क्या होगा इसका? विच इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लो एट अ कांस्टेंट, एक मिनट कहाँ चला गया, चार्ज फ्लो एट कांस्टेंट रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकंड। यहाँ पर जो आंसर रहेगा डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट का, वो रहेगा 1 कूलम पर सेकंड। दिख रहा है ये आपको आंसर है 1 कूलम पर सेकंड। दिस इज द बेटर आंसर। कई बच्चे इसका आंसर एम्पियर लगा देते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो वो गलत हो जाता है बेटा। तो इसमें ध्यान रखना, 1 कूलम पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको आप आंसर में काउंट मत करना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो आपको पता है अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या या लूज होते हैं, दोनों कंडीशंस में क्या आ जाता है? चार्ज डेवलप होता है इसके ऊपर, उस बॉडी। तो यहाँ पर वो आपसे उनकी नंबरिंग पूछ रहा है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना आ जाना चाहिए? 1 कूलम। 1 कूलम वैसे बहुत ज्यादा चार्ज होता है, ठीक है, 1 कूलम बहुत ज्यादा चार्ज होता है। तो उसमें देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज या गेन किया जा सकता है, जिसकी वजह से बॉडी पर या तो पॉजिटिव में आ जाएगा या नेगेटिव में आ जाएगा, इट डजंट मैटर। दे वांट टू अराइज ओनली 1 कूलम ऑफ चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन है कि 1 कूलम चार्ज आए
तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आपको जो फार्मूला पता है, जब लूज और गेन की बात होती है तो हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, वो क्या है, एक प्रॉपर्टी है चार्ज की, और क्या नाम है उसका, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या नाम है उसका, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। देखो ये फार्मूले में दे रखा है, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन ई, सेकेंड लाइन, ठीक है। Q क्या है, वो चार्ज जो हमें गिवन है, 1 कूलम चार्ज, ठीक है, बॉडी के ऊपर आ जाना चाहिए, तो 1 कूलम पुट करिए। स्मॉल ई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल ई, स्मॉल ई क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स है, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। और एक और बात, जो ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, इसको आप वैसे भी अपने माइंड में फिट कर सकते हो कि अगर कोई बॉडी एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उसके ऊपर इतना चार्ज आ जाता है, कितना, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19। अगर लूज करती है तो भी, गेन करती है तो भी, बस प्लस माइनस का फर्क है। अगर वो लूज करती है तो पॉजिटिव में लिखना आपने, प्लस 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, और अगर गेन करती है तो माइनस 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम आंसर होगा। तो इसमें आपने क्या करना है, N इज इक्वल टू Q अपॉन E, Q की वैल्यू 1 कूलम अपॉन E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल कर दीजिए, तो जो भी आंसर ये आएगा ये विदाउट यूनिट आएगा, यूनिट लेस आंसर होगा, और आप इसको सोल्व कर सकते हो इजिली। 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Name a device that helps to maintain a potential difference across a conductor. क्या क्वेश्चन है, आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 4, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टिंग पाथ है, अपेलेंस है, इलेक्ट्रिकल अपेलेंस है, तो उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे सेटअप किया जा सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बी से छोटे सेटअप कर सकते हैं, यस। पोटेंशियल डिफरेंस को सेटअप करने के लिए कौन सा डिवाइस सेल लगाया जाएगा, क्या इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा, सेल, बैटरी या फिर जनरेटर, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, चार्ज को फ्लो करवा सकते हो। एक से टर्मिनल, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, ये मतलब आपको पता होना चाहिए कि 2 टर्मिनल होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। देखिए 1 वोल्ट को डिफाइन करना मैंने सिखाया था आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आर्टिकल में। उसके अंदर आपने देखा था कि वोल्ट को भी डिफाइन किया था, 1 वोल्ट को भी। ऐसे ही करंट वाले टॉपिक में एम्पियर, 1 एम्पियर, पावर वाले टॉपिक में वाट, 1 वाट। इस तरह से आपने इन सबको क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया इसने। इसने पूछ इज मेड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, कि दो में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का पाएगा, ठीक है। अब क्या, 1 to carry 1 coulomb of charge from one point to another। जब आप एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाएंगे, ठीक है, और वर्क कितना हो, 1 जूल। 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाना है, लेकिन कितना वर्क हो उसमें, 1 जूल हो,
तब आप उसको बोलेंगे कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर मेंटेन हुआ है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, इसमें एक चीज और कर सकते हो आप, अगर एक पॉइंट पर 5 वोल्ट और दूसरे पॉइंट पर 6 वोल्ट ले लिया जाए, 5 वोल्ट और 6 वोल्ट, तो उनके बीच का डिफरेंस भी क्या आएगा, 1 वोल्ट। ऐसे भी कर सकते हो। के बीच का 1 होना चाहिए, तो दो पोटेंशियल बीच का क्या रह गया, तो ऐसे भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। हाउ मच एनर्जी इज गिवन, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी और वर्क एक ही तरह से ट्रीट करते हो आप मैथमेटिकली, फार्मूले सारे अप्लाई कर सकते हो आप। इंस्टेड ऑफ एनर्जी वर्क को ले सकते हो, वर्क की जगह एनर्जी को। और दूसरा क्या है, इज गिवन टू ईच कूलम, ईच कूलम का मतलब क्या है, हर एक कूलम के लिए, यानी कि 1 कूलम के लिए बात हो रही है। तो चार्ज की वैल्यू रहेगी 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है, 6 वोल्ट। तो V हो गया आपका 6 वोल्ट, चार्ज हो गया आप पे 1 कूलम। तो क्या पूछा हुआ है, एनर्जी। एनर्जी कैसे निकालेंगे, W इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, W इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, वी क्यू। क्या फार्मूला होता है, वी क्यू। तो आप इसको यूज करिए, V और Q की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या होगी, इंस्टेड ऑफ V 6 वोल्ट आप पुट करेंगे और इंस्टेड ऑफ Q 1 कूलम। तो 6 वोल्ट को 1 कूलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पे क्या आ जाएगा, 6 जूल। ठीक है, वोल्ट इंटू कूलम क्या होता है, जूल होता है। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर, 6 जूल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा 6 जूल। नेक्स्ट, ऑन व्हाट फैक्टर्स, क्वेश्चन नंबर 7, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। कौन से फैक्टर्स पर जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टॉपिक किया था आपने, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया, रेजिस्टिविटी, ध्यान आया कुछ वो फार्मूला, उसके ऊपर पूरा लेक्चर दिया था, 2 लेक्चर दिए थे शायद। तो उसको देखिए, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए था ना फार्मूला। तो इसको देखिए, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। तो आप इसमें लिखेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन किस किस के ऊपर, लेंथ और एरिया, लेंथ और लेंथ एंड एरिया रहेगा इसका आंसर, तो नोट कर लीजिए। वैसे तो टेम्परेचर भी होता है, टेम्परेचर भी होता है और यस रेजिस्टिविटी, नेचर ऑफ मटेरियल भी होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लेंथ और एरिया का ऑप्शन को छोड़ना मत, क्योंकि 10th पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़ा जरूरी है। ठीक है सर, ओ ठीक है बच्चों, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर। ये क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको नोट्स पढ़ाते वक्त बोर्ड पर जो क्लास ले रहे थे उस पर बता दिया था। तो इसका आंसर क्या रहेगा, थिन या थिक। जितनी ज्यादा सड़क चौड़ी होगी उतने ज्यादा व्हीकल चल सकते हैं, तो ऐसे ही बताया था, अगर जितनी मोटी तार होगी उतना ही क्या हो सकता है उस पे, यस चार्ज फ्लो कर सकता है। तो यहां पर आंसर क्या रहेगा, थिक वायर। क्यों आंसर थिक वायर रहेगा, क्यों, क्योंकि थिक वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होगा, फार्मूला है ना R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। हाँ, उसी फार्मूले से अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, और फिर ओम्स लो, रेजिस्टेंस ज्यादा हो, रेजिस्टेंस अगर आपका कम हुआ तो करंट ज्यादा फ्लो कर सकता है। I इज इक्वल टू V अपॉन R से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। will occur in the current through it. Let the resistance of an electrical component remain constant. रेजिस्टेंस को क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ है, दो एंड्स पर डिक्रीज करके हाफ कर दिया गया है। देखो, रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ ने बताया था वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, है ना। रेजिस्टेंस कांस्टेंट बताया था, और वोल्टेज करंट के डायरेक्टली होता है, करंट वोल्टेज के, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी करंट बढ़ेगा, ठीक है। अगर कम होगी तो करंट भी कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बात आ रही है वो वोल्टेज को कम करा है, और कम कैसे, हाफ कर दिया गया है। क्या कर दिया है, हाफ। तो आप फार्मूला अप्लाई करिए। पहले आप फर्स्ट केस ले लीजिए। फर्स्ट केस में क्या लगेंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R ले लीजिए। क्या ले लीजिए, I इज इक्वल टू V अपॉन R। इसके बाद सेकंड केस लीजिए। सेकंड केस में क्या लेंगे, I डैश इज इक्वल टू V डैश अपॉन R डैश, यू कैन से R डैश ले सकते हो आप यहां पर। अब आप इन दोनों को कंपेयर करिए, किस किस को, I इज इक्वल टू V अपॉन R को, और I डैश इज इक्वल टू V डैश अपॉन R डैश को। ये देखिए इन दोनों में कॉमन क्या क्या चीजें है, ठीक है, किस किस की वैल्यू गिवन है। तो I डैश आपको निकालना है, तो I डैश आप ऐसे ही रखिए, इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ V डैश क्या रख देंगे आप, V/2। ये दिख रही है यहाँ पर वैल्यू, ये देखिए V डैश के बाद V/2 दिख रही है ये वैल्यू। अपॉन में R डैश की जगह पर क्या रखेंगे, वो भी R रखेंगे। क्यों, क्योंकि R को क्या बोला गया है, कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। कौन, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, R डैश की जगह पर R। तो इसको सोल्व करिए, तो यहां से आपके पास आ जाएगा हाफ V/R। ये देखिए हाफ V/R आ चुका है, और V/R को क्या लिखेंगे, V/R क्या है, यस, यहाँ पर आ जाइए, I इज इक्वल टू V/R। तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका I/2। तो क्या मिला इस क्वेश्चन में आपको, कि अगर आपने वोल्टेज को हाफ किया, रेजिस्टेंस को विदाउट अफेक्ट किए, तो आपका जो करंट है वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। करंट क्या हो जाएगा, वो भी हाफ हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। आ रहा है समझ में, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, why are coils of electric toaster and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? देखिए, मेटल गुड कंडक्टर होता है और कंडक्टिंग पाथ जनरेट करता है, ठीक है, ये सारी चीजें पता है आपको। फिर भी हम एलॉय का क्यों बनाते हैं, क्या इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन, इसके लिए एक अलग थोड़ा सा टॉपिक पड़ेगा, जिसमें आप जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ सकते हो, कि हम है ना जो करंट का यूज करते हैं वो सिर्फ
अपेलेंस को चलाने के लिए, यानी कि जिस तरह से आप किसी चीज को घुमा रहे हो, फैन वगैरह वगैरह घुमाते हो, ठीक है, इनके अलावा हम इनका रोशनी के लिए, जैसे बल्ब को जला दिया, ठीक है, और कोई जैसे हीटर है, उसमें रोशनी नहीं करनी, उसमें ना हमने कोई पंखा चलाना है, उसमें क्या करना होता है हमें, हाँ, उसमें हमें हीट जनरेट करनी होती है। तो करंट का यूज हम कई तरीकों से कर रहे हैं। कैसे? जैसे फैन है तो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करवाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, ठीक है। दूसरा, उसी करंट से हम हीट एनर्जी जनरेट करा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट बना रहे हैं, वो किसमें, इलेक्ट्रिक हीटर में। और उसी इलेक्ट्रिक करंट से हम क्या कर सकते हैं, लाइट एनर्जी भी जनरेट कराते हैं, जैसे कि बल्ब में, ठीक है। तो 3-4 तरीकों से आप इसका यूज कर रहे हो। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके बेसिक पर आइए कि प्योर मेटल क्यों, जो प्योर मेटल है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय क्या होती है, देखिए आंसर, रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज हायर देन दैट ऑफ मेटल्स। रेजिस्टिविटी जो मेटल की है वो एलॉय की है जो वो हाई होती है और मेटल की कम होती है। मोर एवर एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज। देखो अगर आप किसी चीज को गर्म करोगे, ठीक है, करंट पास करोगे तो वो गर्म होएगी, ये जूल स्लो ने बताया था। तो वो कहता है कि ये चीज ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन रेजिस्टिविटी ज्यादा होने से क्या होता है, एलॉय ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता इवन एट हाई टेम्परेचर। Therefore, the coils of electric toaster and electric iron and other such devices are made of alloy rather than pure metal. Metal क्या होती है, मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होके ब्रेक डाउन हो जाएगी, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, तो आपका वो अपेलेंस वर्क नहीं करेगा। That's why we use high resistive material and these are alloy, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, ठीक है। ऑक्सीडाइज हो गया तो वो जल जाएगा, गर्म होकर टूट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे अब। यूज द डाटा इन टेबल 1.2 एनसीईआरटी बुक। तो ये तो डाटा यूज करना है, उसमें आप देखोगे एक टेबल बनाई हुई है रेजिस्टिविटी को लेकर। टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट है विच अमंग आयरन एंड मर्करी इज द बेटर कंडक्टर। तो आप उस टेबल में रेजिस्टिविटी की वैल्यूज देखेंगे, उसमें आपको पता लगेगा कि जो रेजिस्टिविटी आयरन की है वो लेस है और मरकरी की, देखिए, ठीक है, मरकरी की कैसी होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। सो आयरन इज बेटर कंडक्टर, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी उसका जो करंट फ्लो उसमें से हो सकता है, चार्ज फ्लो जो उसमें से हो सकता है वो ज्यादा होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। तो मरकरी आयरन में से बेटर कंडक्टर कौन सा है, आयरन। क्यों है वो, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम है। और ये रेजिस्टिविटी कम कहां से मिलेगा आपको, टेबल 1.2 एनसीईआरटी में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, 11th में सेकंड क्वेश्चन है विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। कौन सा मटेरियल बेस्ट कंडक्टर है, तो वो भी आप उस टेबल में देखेंगे। वैसे आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन वैसे भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में, ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत आता है। कंपटीशन एग्जाम में सिल्वर, सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। लेकिन हम सिल्वर तो देखो ज्यादा महंगा पड़ जाता है, तो इसीलिए एल्यूमिनियम का या कोई एलॉय बनाकर क्या करते हैं, करंट पास करते हैं। सिल्वर ज्यादा महंगा पड़ जाता है, लेकिन सिल्वर बहुत अच्छा क्या होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ओके, तो सिल्वर इसका आपको टेबल में दिख जाएगा, इसकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो सबसे कम होती है, जिसकी वजह से इसका कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। बताया था ना, ये रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, उल्टे होते हैं। ऐसे ही कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस होते हैं। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो रेजिस्टिविटी से इसका कंडक्टिविटी का आंसर दे सकते हो। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ड्रा स्कीमेटिक डायग्राम of a circuit consisting of a battery
of 3 cells of 2 volt each. आपने एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है जिसके अंदर एक बैटरी होगी, जिसके अंदर 3 सेल होंगे 2 वोल्ट ईच, ठीक है, कोमा अ 5 ओम रजिस्टर, एक 5 ओम का रजिस्टर होगा, एंड 8 ओम रजिस्टर, और एक 8 ओम का रजिस्टर होगा, एंड अ 12 ओम रजिस्टर, और एक 12 ओम का रजिस्टर होगा। तो ये आपके पास 3 रजिस्टर दे दिए और 3 सेल दे दिए, और हर एक सेल की जो वैल्यू है वो कितनी है, हर एक सेल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 वोल्ट। तो ये सब कुछ आपके पास है। एंड अ प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो डायग्राम बनाने सिखाए थे आपको, नोट्स में ही बताया था जिस टाइम ये चैप्टर पढ़ा रहे थे। काफी क्वेश्चन आपके वैसे ही कवर हो जाते हैं, ये तो जस्ट आपको क्या करवाया जा रहा है, हाँ, एक तरह से थोरोली स्टडी करवाए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन। तो जिसको आते होंगे अच्छी बात है, जिसको नहीं आते होंगे वो आराम से इनको देख सकता है, कर सकता है। तो डायग्राम में क्या करोगे आप, सबसे पहले 3 रजिस्टर को लगाएंगे एक लाइन में। यू कैन सी हेयर, देख सकते हो आप, ये डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम, ये तीनों रजिस्टर आपने लगा दिए सीरीज में। उसके बाद बैटरी, बैटरी नहीं है सेल है, तो 3 सेल को आप अलग अलग मेंशन करिए। कैसे, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट इंटू 3 लिख दिया इसने, लेकिन आप क्या लिखोगे, यस 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, प्लस माइनस जोड़ने का तरीका देखिए, बैटरी का प्लस माइनस, फिर अगली बैटरी का सेल का प्लस माइनस, फिर नेक्स्ट का प्लस माइनस, और एक की लगा दी है क्लोज्ड। क्लोज्ड की दिख रही है आपको, ये रही, ठीक है, ये 3 सेल दिख रहे हैं आपको प्लस माइनस यहां से, तो इनको देखना। तो इस तरह से आपका स्कीमेटिक डायग्राम बन जाएगा। तो ये था स्कीमेटिक डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है, ठीक है, वो आगे करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसमें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम प्रदीप सर?